नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। उत्तराखंड को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। केंद्र ने राज्य के शिक्षा विभाग को बड़ी सौगात दी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 970 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। ये उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात केंद्र सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग को लेकर 970 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी गई है। तो ये उत्तराखंड के लिए आज की बड़ी खबर। उत्तराखंड को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। केंद्र ने राज्य के शिक्षा विभाग को ये बड़ी सौगात दी है और जिसमें समग्र शिक्षा अभियान के तहत 970 करोड़ रुपए के बजट को पास कर दिया गया है। यानी अब शिक्षा की गुणवत्ता और सुधरेगी और इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 970 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया, जिसको पास कर दिया गया है। उत्तराखंड के लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर और शिक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए ये एक बड़ा तोहफा। तो चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर क्या खास बात है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 970 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन, राज्य के 133 स्कूलों के भवनों का सुधार किया जाएगा। ये देखिए अच्छी खबर है, ये बड़ी राहत की खबर है। इसमें करीब 22,000 शिक्षकों को ई टैब दिया जाएगा। हाईटेक बनाया जा रहा है शिक्षा व्यवस्था को, और जिसमें 40 स्कूलों में लैब और आवासीय हॉस्टल बनाए जाएंगे। बच्चे वहाँ रह के हॉस्टल में रह के पढ़ाई करेंगे। अपग्रेड किया जाएगा। 40 स्कूलों में लैब और आवासीय हॉस्टल बनाए जाएंगे। तो ये जो फंड हुआ है उसके ज़रिए ये काम किया जाएगा। बच्चों के लिए वैकेशनल जो कोर्स भी होंगे उसको भी शुरू किया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर। तो ये है समग्र शिक्षा अभियान के तहत 970 करोड़ रुपए की मंजूरी केंद्र सरकार की तरफ से मिल गई है। और रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता देहरादून से। रोहित, ये बड़ी सौगात है। 970 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और जिसमें शिक्षा की व्यवस्था को और चुस्त और दुरुस्त करना मकसद। बिल्कुल अंजनी, और इसी के तहत चूंकि अभी 5 से लेकर 7 तारीख तक तमाम जो शिक्षा मंत्री रहे हैं अलग अलग राज्यों के, वो केंद्र भारत सरकार के शिक्षा मंत्री से उन्होंने मुलाकात की। और इसी के तहत अभी करीब 1 महीना पहले जो देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो उत्तराखंड पहुंचे थे और नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चा की गई थी। और इसी अभियान के तहत समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो है 970 करोड़ रुपए राज्य सरकार को मिले हैं। हालांकि मुख्यमंत्री समय समय पर मुख्यमंत्री ने सभी से कहा है, सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से कहा है कि ई ऑफिस प्रणाली जो है इसमें सुधार करना है। और इसी के तहत जो है समग्र शिक्षा अभियान के तहत तमाम जो विद्यालय शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के जो अध्यापक हैं उनको टैबलेट्स दिए जाएंगे, क्योंकि कोविड काल में हमने देखा है कि टैबलेट्स और मोबाइल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ही पठन पाठन का कार्य हुआ है। और इसी के लिए तय किया गया है कि तभी टीचर्स को जो है टैबलेट्स दिए जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी बाकायदा। और इसके साथ ही 133 जो विद्यालय है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उनको सुधार किया जाएगा, उनका निर्माण किया जाएगा। शौचालय की पूरी व्यवस्था की जाएगी। एक तरह से मॉडर्न जो है शिक्षा प्रणाली जो है प्रदेश में लागू करने के लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसी के तहत जो है तमाम ऐसे विद्यालय हैं जहां पर हॉस्टल की सुविधा नहीं है, जहां पर मेस की सुविधा नहीं है। तो ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर वहां पर निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। और जल्द ही 970 करोड़ रुपए जो भारत सरकार से मिले हैं, जिससे शिक्षा जो प्रणाली है उत्तराखंड की उसमें सुधार करने का प्रयास सरकार की ओर से किया जाएगा। जी ठीक है रोहित, तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो ये बड़ी सौगात है और इससे उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा। आगे बढ़ते हैं, चार धाम यात्रा की बात करते हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी का बड़ा बयान सामने आया है। यात्रियों की संख्या ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड और श्रद्धालुओं के लिए उचित प्रबंधन करने में हो रही परेशानी। अब तक 21 यात्रियों की मौत हो चुकी है। ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री ने दिया है और उन्होंने कहा कि भगदड़ से जान एक भी नहीं गई है। ये अच्छी बात है। और उन्होंने भी कहा कि बीमार व्यक्तियों को यात्रा नहीं करनी चाहिए। और एक तो गाइडलाइन भी जारी की गई थी। अब मुख्यमंत्री धामी भी निवेदन कर रहे हैं कि अगर आप बीमार हैं या आपको पहले कोरोना हो चुका है तो आप लोग इस यात्रा से परहेज करें। और उन्होंने कहा कि इस बार जो
उम्मीद थी, उम्मीद से अधिक जो श्रद्धालुओं की संख्या है जो दर्शन करने के लिए पहुंच रही है। हालांकि 21 की मौत पर सवाल उठ रहे थे और सभी ने सवाल खड़े किए, विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ, ये चिंता की बात है कि 21 लोगों की मौत हुई है और चूंकि संख्या बहुत ज़्यादा आ गई है, जो हमारी तैयारी थी उससे बहुत ज़्यादा संख्या आ गई है, तो थोड़ी व्यवस्था बनाने में चैलेंजेस है। और रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ। रोहित, देखिए, अब जो हम लोग लगातार बात करें कि 2 साल बाद जब कपाट खुले हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब सोचिए, मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, जो उन्होंने उम्मीद की थी उससे बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई। तो अब मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं कि थोड़ा सा व्यवस्था बनाने में दिक्कत हो रही है। बिल्कुल अंजनी, क्योंकि राज्य सरकार को जितनी अपेक्षा थी उससे अधिक जो है तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। 31 मई तक के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 2.5 लाख के करीब हेली सर्विसेज जो है 20 मई तक के लिए बुक हो चुकी हैं। और जब हेली सर्विसेज की जो बम्पर बुकिंग आ रही थी, एडवांस बुकिंग, तभी राज्य सरकार को ऐसा अंदेशा लग गया था कि इस बार अपेक्षा से ज़्यादा जो है तीर्थयात्री पहुँचेंगे। अब चूँकि जो ये मृत्यु हो रही है, लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो रही है, इसके पीछे एक बड़ी वजह यहाँ पर अंजनी माना जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्यटक हैं जो दक्षिण भारत से आते हैं या फिर गर्म प्रदेशों से आते हैं। ऐसे में जब ये एकाएक वो उत्तराखंड पहुँचते हैं, जब पर्वतीय क्षेत्रों में पहुँचते हैं, चार धाम में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर अति ठंडा होने की वजह से, मौसम बहुत ही ठंडा होने की वजह से उनका जो कहीं ना कहीं श्वास लेने में उनको दिक्कत आती है। जो उच्च रक्तचाप के जो मरीज हैं, हाइपरटेंशन के, या फिर जिनको हृदय से संबंधित बीमारियां हैं, ऐसे मरीजों की तबीयत एकाएक बिगड़ जाती है। हमने देखा था कि जो उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक हैं डॉक्टर शैलजा, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि जो आकस्मिक मृत्यु हुई है उसकी ड्यूरेशन बहुत ही शॉर्ट थी। जब तक स्वास्थ्य विभाग कुछ कर पाता तब तक लोगों की जान चली गई। तो ऐसे में स्वास्थ्य महकमे के द्वारा भी लगातार अपील की जा रही है कि जो तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, पहले वो हरिद्वार, ऋषिकेश में दर्शन करें, गंगा आरती में प्रतिभाग करें, कुछ विश्राम करें और उसके बाद धीरे धीरे चारधाम की ओर रुख करें। बिल्कुल हड़बड़ाहट में रुख ना करें और भोजन करें, पानी पीते रहें। और लगातार जो चारधाम की जो यात्रा है, और विशेष तौर पर जो केदारनाथ धाम है, जहाँ पर 17 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है और बहुत ठंडा क्षेत्र है, ऐसे में कहा गया है कि यदि कोई अस्वस्थ तीर्थयात्री है तो वो घोड़े खच्चर का भी सहारा ले, अगर अस्वस्थता का के चलते। रोहित, ये गाइडलाइन जारी की गई, उसको फॉलो करना होगा, क्योंकि चारधाम यात्रा में अगर जरा सी भी बीमारी है तो आप बचिए। कोविड के चलते पिछले 2 साल से कांवड़ मेले में भी इस बार बड़ी संख्या में शिव भक्तों के पहुंचने का अनुमान है, लेकिन अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इस बार उम्मीद से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं और उन्होंने माना कि जो मौत हुई वो बीमारी की वजह से भगदड़ से नहीं हुई। एक बार सुनते हैं। मैं चाहूँगा कि अभी हम पूरी तरह से एक हमारे लिए भी चुनौती है कि चारधाम यात्रा ठीक प्रकार से चले, क्योंकि इस बार जो हमारे श्रद्धालु हैं वो पहले की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा आ गए हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से यात्रा नहीं चल पाई है। इसलिए मेरा यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से भी विनम्र निवेदन है कि जिनका अभी स्वास्थ्य थोड़ा पूरी तरह से ठीक नहीं है, वो लोग यात्रा में थोड़ा रुक कर आए, क्योंकि अभी यात्रा में हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। तो आप देखिए, 2 साल बाद जब चारधाम यात्रा शुरू हुई तो भारी संख्या में लोग पहुंचे, और 2 साल बाद जब सावन में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी तो इस बार भी माना जा रहा है कि जो शिव भक्त हैं बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हरिद्वार में बैठक की गई। इस अधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों के साथ कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को सड़कों का अच्छी तरीके से निरीक्षण कर 1 हफ्ते के भीतर सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध करने का निर्देश दिया है। 14 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में जो हमारी कांवड़ यात्रा होनी है, और हम लोग जिस तरह का इस बार अनुमान लगा रहे हैं कि चूँकि पिछले 2 साल कोविड के कारण यात्राएं नहीं हो पाई थी, इस बार काफ़ी लोगों में उत्साह है। तो जिला प्रशासन ने इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है, ताकि हमारे कांवड़ियों को, हमारे जो धार्मिक श्रद्धालु हैं, तो किसी तरह की दिक्कत ना हो। आज एक कोऑर्डिनेशन बैठक पहले बुलाई गई थी। इसमें पुलिस विभाग और सभी जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो विद्युत विभाग हो, पेयजल का हो,
नगर निगम के कर्मचारी हों, PWD, इरिगेशन, सभी की एक मीटिंग की गई और काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है और सभी विभाग अध्यक्षों को कहा गया है कि एक सप्ताह के अंदर जो हमारे कांवड़ रूट हैं उनका सब खुद ही व्यक्तिगत रूप से जाकर भ्रमण कर लें और पिछले कांवड़ यात्रा में जो तैयारियां होती थी उससे कहीं बेहतर तैयारी इस बार होनी। उधर उत्तराखंड में अंत्योदय परिवारों को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाने के फैसले पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। आपके प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने आचार संहिता का उल्लंघन किया और जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। हाँ, देखिए ऐसा है कि आज जो कैबिनेट बैठक हुई है, धामी सरकार ने जो कैबिनेट बैठक की है उसमें जो 3 सिलेंडर साल में अंत्योदय कार्ड धारकों को देने का जो फैसला लिया गया है यह पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि उत्तराखंड के चंपावत में उपचुनाव होने वाले हैं और जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी स्वयं पुष्कर सिंह धामी जी हैं जो कि इस समय मुख्यमंत्री हैं और इस प्रकार से वो जो उन्होंने ये जो प्रलोभन देने का काम किया है ये पूरी तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। आम आदमी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है, साथ ही पुष्कर सिंह धामी जी को संविधान पढ़ने की सलाह भी देती है। और रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता। रोहित, ये जो अंत्योदय परिवार को 3 जो सिलेंडर रिफिल करके देने की बात आई है उस पर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने भी कल विरोध किया था और मुफ्त की राजनीति की सियासत करने वाले, जिसकी शुरुआत भी करने वाले आम आदमी पार्टी, ये लोग भी विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल अंजनी, और लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो बहुत सारे ऐसे जन कल्याणकारी प्रस्ताव जो हैं वो पारित किए जाते हैं आम सहमति के साथ, मंत्रियों के साथ चिंतन मंथन के बाद। तो ऐसे में कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनको पता होना चाहिए था कि मंत्रिमंडल की बैठक है, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण फैसले होते हैं। हमने इसके पहले देखा है कि कैबिनेट की बैठक में 4 धाम देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने का फैसला लिया गया था, जिससे पंडा पुरोहित बेहद खुश थे। अगर इनको विरोध करना था तो मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर ऑब्जेक्शन करना चाहिए था कि अभी चुनाव तक मंत्रिमंडल की बैठक ना हो, क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक में बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं तो जो जनता को राहत देने के लिए होते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी दृष्टिपत्र में, मैनिफेस्टो में जनता से वादा किया था कि हम अंत्योदय परिवार को मुफ्त गैस सिलेंडर देंगे और इसी के तहत जो है 3 सिलेंडर रिफ़िल कराने की जो बात जो है ये मंत्रिमंडल में निकल कर सामने आई है। और इसके साथ ही कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं अब वो यहाँ तक कह रहे हैं कि अंत्योदय परिवार को ही क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुफ्त सिलेंडर दे रही है। जो BPL श्रेणी में परिवार आते हैं उन सभी को मुफ्त सिलेंडर दिए जाने चाहिए। तो ये साफ तौर पर चंपावत का उपचुनाव हो रहा है, विपक्ष को डर है कि कहीं चंपावत में जो समीकरण जो विपक्ष खुद देख रहा है कि कांग्रेस का प्रत्याशी वहाँ जीत सकता है, ऐसे में जो ये फैसला आया है इससे कहीं उसके उलट असर ना पड़ जाए और एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐतिहासिक जीत ना हासिल कर लें। तो इन्हीं तमाम मसलों को लेकर सियासत हो रही है इस निर्णय को लेकर। आप अगले महीने जून में ये स्कीम ला देते तो विपक्ष का भी सवाल तो वाजिब ही है कि भाई अगर आपको ये स्कीम लानी थी तो आप कैबिनेट की बैठक जून में कर लेते। अब जब सर पे चुनाव है तो आप करेंगे तो सवाल तो उठेगा ही। बिल्कुल अंजनी, अब इसमें विपक्ष को भी जब ये मालूम था कि मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है तो मंत्रिमंडल की बैठक पर ही सवाल उठा देने चाहिए थे। हाँ। ताकि सरकार की तरफ से मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो स्थगित हो जाती, क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक में बहुत जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी फैसले होते हैं, ये भी विपक्ष को पता होना चाहिए। और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्यमंत्री, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि हमने जनता से वादा किया था और ये सतत विकास के तहत जो है ये तमाम फैसले लिए गए। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अंत्योदय परिवार को साल में 3 मुफ्त सिलेंडर देने को लेकर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने भी हमला किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के लोगों से वादा किया था यदि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सरकार गठन के बाद हम
गरीब लोगों को 3 सिलेंडर जो है साल में मुफ्त देने का काम करेंगे। लेकिन कल कैबिनेट में जो निर्णय हुआ है उसमें बीपीएल को अलग कर दिया गया है। आपने बड़ी चालाकी से अंत्योदय की बात की है। अरे आप अपने चुनावी घोषणा पत्र कह लीजिए या जो उनका दृष्टि पत्र है उसका जिक्र कर लीजिए। उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि सरकार गठन के बाद हम गरीब आदमी को 3 सिलेंडर मुफ्त देने का काम करेंगे। तो सरकार लोगों से किए गए वादे से मुकरने का काम कर रही है और हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको 3 सिलेंडर मुफ्त देने का काम राज्य सरकार करे। चलिए, वो कह रहे हैं कि अंत्योदय योजना के तहत लोगों को लाभ मिल रहा है, बीपीएल वाले इसमें नहीं है। खैर, ये तो सियासत है। उधर देहरादून में धामी सरकार के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग से हटाए गए संविदा कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। संविदा कर्मचारियों के सेवा विस्तार को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारी प्रशांत नौटियाल ने बताया कि वो पिछले 50 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के आश्वासन के बाद संविदा कर्मचारियों के लिए कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया। सर, जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पे प्रदेश भर के केवल पदाधिकारी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। प्रदेश भर से पूरा प्रेशराइज्ड है। हर जगह से फ़ोन आ रहे हैं हम लोगों को कि हम पूरी संख्या में जितने भी हम लोग लगे हुए हैं सारे लोग देहरादून आने को तैयार हैं और कह रहे हैं कि एकता विहार में बैठ के हम सभी लोग बैठकर धरना देंगे। और कहीं ना कहीं हम लोगों की भी आगे की प्लानिंग यही रहेगी, अगर सरकार जल्द से जल्द हम पे कोई डिसीजन नहीं ले पाती है। तो अब जो सरकार मुफ्त में सिलेंडर दे रही है उस पर सियासत हो रही है। धामी सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने उन पर पलटवार किया कि भाई ये आचार संहिता का उल्लंघन है। सुनिए उनके प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने क्या कुछ कहा। जो फैसले लिए गए हैं कैबिनेट बैठक के दौरान, कांग्रेस पार्टी को उससे कोई गुरेज नहीं है। हम तो जबकि इसका उल्टा और चाहते हैं कि 3 के बदले भाजपा 6 सिलेंडर दे और मात्र 13% के बदले जो 10 लाख से ज़्यादा गरीब परिवार हैं उत्तराखंड में, सब इस योजना से लाभान्वित हो। आपने तो ऊँट के मुंह में जीरा भर दिया है, लेकिन जो देने का समय है उस टाइमिंग को लेकर सवाल उठता है, क्योंकि मुख्यमंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है। इस वक्त वो उपचुनाव जो चंपावत में गतिमान है उसके भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में भी हैं। तो ऐसे में 2 महीने से यहाँ पर सरकार गठित हो चुकी है। आपको सुध नहीं आई अपनी मैनिफेस्टो की घोषणाओं को पूरा करने की, और आगे आपके पास एक लंबा 5 साल का कार्यकाल है जब आप इन योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते थे। लेकिन टाइमिंग आपने इस तरह से रखी है कि लगता है जैसे गोया आपको आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, संविधान के नियम कायदे कानून से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस बात को कहती आई है कि देश में डबल इंजन की सरकार है और अगर कहीं भी आवश्यकता महसूस होती है तो चाहे केंद्र सरकार है चाहे प्रदेश सरकार है, कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश में किसी भी प्रकार की कठिनाई के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। वहीं मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने अफसरों के साथ बैठक की और सचिवालय में जनप्रतिनिधियों और जनता को तवज्जो देने का निर्देश दिया है। दरअसल समीक्षा बैठक में मंगलवार और गुरुवार का दिन तय किया गया है और इसमें बड़ी खबर यह है कि मुख्य सचिव ने सचिवालय में जनप्रतिनिधियों और जनता को तवज्जो देने का निर्देश दिया है और कहा कि अगर जनता या जनप्रतिनिधि आते हैं तो उनकी बातों को सुना जाए, उनकी अनदेखी न किया जाए। ये बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। हरिद्वार के बहादुराबाद के सुमन नगर क्षेत्र में भूमाफिया लगातार जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और इसको लेकर पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि बार बार भूमाफिया लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा कर निर्माण करा रहे हैं। ऐसे में अगर जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरने पर बैठ जाएंगे। विगत 4-5 वर्षों से बराबर मैं इस बात को उठाता चला आ रहा हूँ। जिन लोगों ने सुमन नगर की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की आड़ में
कि ये भूमि उत्तराखंड की नहीं उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की नहीं उत्तराखंड की है। ऐसे लोगों ने अतिक्रमण करके मकान बनाए हैं। मैं बार बार शासन प्रशासन को कहता रहा हूँ, उसको जल्दी से जल्दी हटाने का मैंने आग्रह किया है और अगर उसके ऊपर ये कठोर कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित रूप से हमें मजबूर होकर धरने पर बैठना होगा। हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है और बहादुराबाद क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है और इसके पहले भी हमने बताया था कि कुछ इलाकों में अतिक्रमण हटाया गया और मार्केट में जिन लोगों ने अपने दुकान के सामने इलीगल तरीके से चबूतरा या टीन शेड लगा रखा था उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और इसी क्रम में आज एक बार फिर से बुलडोजर चलेगा और अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। और उत्तराखंड से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट 17 और 18 मई के लिए अलर्ट जारी किया गया है। खासकर चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और यहाँ के लिए अलर्ट जारी किया गया। यहाँ पर अलर्ट पे रहने को कहा गया है क्योंकि यहाँ पर 17 और 18 मई को भारी बारिश हो सकती है चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।